डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मंडी.com के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हम हाजिर हैं एक और नया एपिसोड लेकर, और इसमें हम एक बार फिर बात करेंगे कुछ नए विषयों की। विषय नए भले ही होंगे, लेकिन उनका फ्लेवर वही होगा जो मंडी.com में हम बात करते हैं, यानी खेती और किसानी को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, और आगे ले जाने के साथ किस तरह उनको किसानों के मुनाफे से, बेनिफिट से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ इंडस्ट्रीज तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं या उसके जो बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश लगातार करते रहते हैं मंडी.com में कि जिस भी तरह की जो एग्री सेक्टर में जो विकास हो रहा है, बढ़ोतरी आ रही है, उसमें किसानों का हिस्सा कितना है और कैसे उनको ज्यादा बेहतर हिस्सेदारी इसमें, इस विकास में, इस वृद्धि में दी जा सकती है। आज हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान जो जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं आज आईसीएफए के चेयरमैन, यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राजीव रंजन झा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत करीब से लगभग 2 दशकों से ज्यादा से देख रहे हैं और उस पर तमाम तरह की चर्चाएं और में भी भाग लेते हैं और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं। आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं इस चर्चा की, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं राजीव जी से एक ओवरव्यू पूछूंगा, क्योंकि एक पत्रकार चीजों को बिल्कुल जो वर्ड व्यू है वो उसके पास होता है, वो ऊपर से चीजों को एक साथ सब देखता है, समझता है। लेकिन आप चीजों को अंदर से समझ रहे हैं। आप लगातार, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो अलग अलग एक स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ काम करते हैं और उनसे लगातार चर्चा करते हैं। सरकार में भी आप कई कमिटीज में देखते हैं, जानते हैं कि सरकार की पॉलिसीज किस तरह से बन रही हैं। तो जो पिछले करीब कहा जाए कि साल 1.5 साल में एग्रीकल्चर का जो हमने मिजाज देखा है, और एक तरह से बड़ी प्रशंसा भी हुई है कि एग्रीकल्चर ने सारे सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है, और एक तरह से जब सब सेक्टर्स निगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, उस समय एग्रीकल्चर ने पिछले साल पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। लेकिन क्या ये एक इत्तेफाक है कि एग्रीकल्चर ने पिछले साल पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, या आपको लगता है कि वास्तव में फंडामेंटल्स ने का सहारा रहा है एग्रीकल्चर को इस प्रदर्शन में? देखिए, जो कोरोना पीरियड का परफॉर्मेंस रहा है तीनों सेक्टर्स का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का एंड एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर चूंकि प्राइमरी सेक्टर है तो बड़ा लाजमी है कि इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। बहुत फेवरेबल कंडीशन में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं लेगी और अनफेवरेबल कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा डिप नहीं होगा। लॉन्ग टर्म अगर देखें तो फंडामेंटल्स एग्रीकल्चर के इतने असेंशियली स्ट्रांग है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ को वो सपोर्ट करते रहते हैं। वो ग्रोथ है 1% से लेके 4% के बीच की। नॉर्मली ऑन एन एवरेज आपको 2.4% की ग्रोथ आती है, लेकिन पिछले साल ऑन अकाउंट ऑफ द एनहांस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं वो ग्रोथ और बेहतर हुई। तो कोरोना पीरियड में 3.5% तक ग्रोथ चली गई, जो उम्मीद नहीं थी। ये मान के चल रहे थे कि चूंकि लॉकडाउन पहला फेज लगा है उसकी वजह से हर चीज़ अफेक्टेड होगी, लेकिन दो चीज़ें इसमें हुई। एक तो रूरल एरियाज इन जनरल अफेक्टेड नहीं थे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में हुई है। दूसरा, जो असेंशियल सप्लाई थी इनपुट्स की, वो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया। स्टेट आफ्टर स्टेट के जो जियोज निकले थे बहुत टाइम से निकाले गए और मेड श्योर हुआ कि जो मूवमेंट है असेंशियल इनपुट्स का, चाहे वो सीड्स हो, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो या मशीनरी का हो, वो बिना बाधित हुए
चलता रहा और कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड वो मेंटेन रही फूड ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की, जो इन बेसिक आइटम है तो मेंटेन होना था। तो इस वजह से एक हेल्दी ग्रोथ हुई जी। एक और उसमें एडेड फैक्टर था जिसको कम लोग एनालाइज कर पाए हैं, जिसने फार्म सेक्टर की ग्रोथ को और फ्यूल कर दिया, बढ़ा दिया। वो ये था कि अर्बन एरिया से जो लोग माइग्रेट करके लॉकडाउन पीरियड में अपने गांव में गए, वो अपने साथ एक्सपर्टाइज लेके गए, वो अपने साथ क्रेडिट वर्दीनेस लेके गए और वो अपने साथ आइडियाज लेके गए। तो ये जो क्लास था ये गांव में गया, बैंकिंग सिस्टम तैयार था लोन देने के लिए, कुछ पैसा ये अपना लेके गए और ये चूंकि शहरों में फैक्ट्री में या कंपनीज में काम करते थे तो इनको कैसे बिजनेस मैनेजमेंट की आइडियाज फार्म सेक्टर में लगाना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई और जून के फिगर जो 2020 के थे, ट्रैक्टर सेल्स 18% 20% ऊपर चली गई, जी जो कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये था कि अप्रैल में लॉकडाउन लगा, मई होते होते लोग घर पहुंचे, जून जुलाई अगस्त सितंबर एकदम फार्म मशीनरी की सेल स्पॉट कर गए और बैंक की लोन्स बढ़ गए, लेंडिंग बढ़ गई। तो ये क्लास था जिसने एक्सेस किया है वो बैंक के एक्स्ट्रा लोन्स को और ट्रैक्टर खरीदारी किया, फार्म मशीनरी। और मेरे कई ऐसे जानने वाले जो मुंबई से अपने उत्तर प्रदेश के गांव में कि उन्होंने हमसे कहा कौन सा ट्रैक्टर खरीदना है। तो ये एक एडेड जी, आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहे हैं। मुझे लगता है कि आगे कार्यक्रम में मैं आपसे इन बिंदुओं को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ऐसे बिंदु हैं जिन पे आने वाले दिनों में भी एग्रीकल्चर किस दिशा में जाने वाला है उसको हम थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं इन बिंदुओं के आधार पर। राजीव जी, आपने इन चीजों को जिस तरह से देखा है और एक सवा डेढ़ साल में जो सवाल मैंने डॉक्टर खान से किया था वही मैं आपसे भी कह रहा हूं कि क्या ये दूसरों की आपदा में कृषि का अवसर था या वास्तव में कृषि में ये बुनियादी तत्व थे मौजूद जिसके कारण कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी कृषि ने एक ग्रोथ दिखाई और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ये ग्रोथ जारी रहेगी? नहीं, दूसरों की आपदा से इनको अवसर नहीं मिला है। ये कृषि क्षेत्र की अपनी बढ़त ठीक ठाक बनी रही है इन वर्षों में। किस्मत अच्छी रही कि इन वर्षों में मानसून भी बहुत परेशान नहीं करने वाला रहा, सामान्य रहा, ठीक ठाक रहा और उसके चलते हमें पता है कि हमारे देश की कृषि जो है वो काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है। तो मानसून ठीक ठाक रहने के चलते आमतौर पे, वरना कहीं पे बाढ़ कहीं पे सूखा, ये तो इतने बड़े देश में होता ही है, लेकिन सामान्यतः मानसून ठीक रहा और उसका नतीजा हमें कृषि क्षेत्र की एक अच्छी उपज में दिखा है। इन पिछले वर्षों में लगातार 3-4% के आसपास की वृद्धि दर हमें कृषि में बनी रही है, जो कृषि क्षेत्र का जो पुराना इतिहास है उसके हिसाब से एक ठीक ठाक वृद्धि दर है, जो संतोषजनक वृद्धि दर है। इसके चलते ही, जैसे अगर आपको याद हो तो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बजट से ठीक पहले जो जनवरी में आया था उसमें ये ध्यान दिलाया गया कि पिछले कई वर्षों के बाद, शायद 17 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि जो देश की जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 20% के आसपास पहुंच गई। आमतौर पे 17-18% के आसपास बनी रही है। कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी 20% पर पहुंची है और वहां पर आप जरूर कह सकते हैं कि दूसरे लोग घट गए इसलिए कृषि का हिस्सा बढ़ गया थोड़ा सा, वरना ये 20% का आंकड़ा नहीं आता। यदि बाकी क्षेत्र भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहते जैसे वो पहले बढ़ रहे थे तो फिर कृषि क्षेत्र का हिस्सा जीडीपी में वैसा ही रहता। लेकिन अपने आप में यदि देखें तो कृषि क्षेत्र की जो बढ़त दर है, ऐसा नहीं है कि इस कोरोना महामारी के बीच में वो सामान्य से ज्यादा बढ़ गई। अगर वो 3-4% बढ़ रही थी तो उसी रफ्तार से बढ़ती रही है। और यदि आप देखें तो ऐसा भी नहीं है कि जैसा खान साहब बता रहे थे कि जो कोरोना महामारी का पहला दौर था उसमें कृषि क्षेत्र मोटे तौर पर अप्रभावित रहा है। इस बार कैसा नतीजा सामने आएगा उस पर जरूर हमें नजर रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र ने एक तरह से एंकर का काम किया है भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट के क्षण में। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि कोरोना महामारी के कारण जो माहौल पैदा हुआ उसने कृषि को बढ़ने में मदद की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके कारण पिछले साल कम से कम ये कहा जा सकता है कि कृषि पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मंडी.com में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की
दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज भारतीय कृषि क्षेत्र की, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ हमने पिछले कम से कम 4 से 5 क्वार्टर में, तिमाहियों में देखा है, उससे क्या संकेत निकल के आते हैं और आगे के लिए किस तरह की दिशा उससे हम देख सकते हैं। इन विषयों पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जो 2 मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर एमजे खान जो इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं और राजीव रंजन झा जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। डॉक्टर खान, जो पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपने जो जब आप बता रहे थे कि क्यों हमने पिछले साल आर्थिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी, तो आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी बढ़ी इसमें, जिसके कारण कि ये असर देखने को मिला। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इसको आप विस्तार से थोड़ा समझाएं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी बढ़ी और क्या ये भागीदारी बढ़ना भी जो पैंडेमिक का माहौल था उसके कारण हुआ या ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज के कारण ये भागीदारी बढ़ी है। देखिए, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कृषि में देखें तो पहले एग्रीकल्चर जो थी एक्टिविटी थी किसानों की, और इनपुट सप्लायर उसमें पार्टिसिपेट करते थे और गवर्नमेंट एक्सटेंशन का रिसर्च का काम करती थी। लेकिन पिछले 15, 20, 25 सालों में और खास करके पिछले 5-7 सालों में इंस्टीट्यूशन बहुत वाइब्रेंट हुए हैं। अब जैसा नेफेड का मैं एग्जांपल दूं तो नेफेड जो है अपना डाइवर्सिफाई किया है, अब एफपीओज को बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहा है और रिटेल तक में जा रहा है। अभी एक्सपोर्ट के लिए एपिडा के साथ साइन अप किया है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन नाबार्ड बहुत तमाम सारी नई नई स्कीम्स लाके एग्रेसिव तौर पर रीच आउट कर रहा है फार्मर्स को और फार्मर्स ग्रुप्स को बनवाने में मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एग्रीकल्चर में है, जैसे एफपीओ इन पर्टिकुलर अगर नाम लें तो कोई 6,000 6,500 एफपीओज बन चुके हैं और 10,000 का लक्ष्य है, इन एडिशन टू 5,000 जो पहले से बने हुए हैं। ये किसानों को स्केल भी देते हैं, एक्सपर्टाइज भी देते हैं और मार्केट से कनेक्ट भी करने का रोल अदा करते हैं। दूसरा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नाबार्ड है, इन सब ने बहुत एग्रेसिवली फार्मर्स को, अगर वो फाइनेंस में है तो लेंड कर रहे हैं। इंश्योरेंस, अगर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की बात करें तो इंश्योरेंस का रोल प्ले कर रही है। मार्केटिंग की बात करें तो नेफेड का रोल है। और एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा जो प्लीजिंग मैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी था, बैक टू बैक 2 मीटिंग बैठा, जिससे फिनांस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी, ये सब लोग 7 लोगों का दल था उसमें। तो एक्सपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म थी और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडिया की ट्रेमेंडस हुई पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में। जब से मैं देख रहा हूँ सिंगल ईयर में 18% से ऊपर ग्रोथ हो जाना, दैट वाज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट सिंगल क्वार्टर जो इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड का हुआ, 24% ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी और इंडस्ट्री बड़े इनोवेटिव मॉडल्स के साथ में फार्मर्स के साथ अब इंगेज कर रही। पहले इंडस्ट्री का रोल था अपना बीज बेचा, पैसा वसूला, वापस पेस्टिसाइड बेचा, पैसा वसूला, बात खत्म हुई, फर्टिलाइजर दिया, पैसा आया, बात खत्म। लेकिन अब इंडस्ट्री नए नए मॉडल्स ला रही है फार्मर्स के साथ कॉम्प्रहेंसिवली इंगेज करने की। जैसे मैं टाफिल, एक ट्रैक्टर की कंपनी है, उन्होंने कोरोना पीरियड में कुछ 5,000 घंटे मुफ्त ट्रैक्टर देने का प्रॉमिस कर दिया फार्मर्स को। उन्होंने उसका मैकेनिज्म वर्कआउट किया, डीलर्स को एक ट्रैक्टर दिया कि भाई जो किसान लेना चाहे। तो आइडिया उनका ये था किसानों के साथ एंगेज करेंगे तो उनकी ब्रांड बढ़ेगी और ये क्राइसिस टाइम सबसे बढ़िया टाइम होता है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने। जो बदलाव की बात, जितने कई सारी बातें डॉक्टर खान ने कही हैं, क्या हम माने कि वो जो बुनियादी सुधार जो किए गए थे पिछले शुरुआती इस सरकार के 2014 में आने के बाद, उसका असर अब इन रूपों में देखने को आ रहा है? देखिए भुवन जी, जो संरचनात्मक बदलाव होते हैं कई बार कुछ हिस्सों में, समाज के कुछ हिस्सों में उन बदलावों के पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है और उसके पीछे जो एक मानसिक सोच है, उसके अंदर जो एक हिचक बनी होती है, उसका भी असर होता है। जैसे मान लीजिए आपने सॉइल टेस्टिंग की बात कही,
किसान कहता है हमसे कोई ज्यादा हमारी मिट्टी को जानता है क्या, हमारे खेत को हमसे कोई ज्यादा जानता है क्या। कोई बोलता है कि अच्छा अब ये लोग आएंगे हमें खेती किसानी सिखाने के लिए। तो ऐसी सोच बहुत बार बाधक बनती है नई चीजों को अपनाने में। और अभी मिस्टर खान ने बहुत एक दिलचस्प बात कही कि भारत का जो कृषि निर्यात है वो काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ा है, बेशक बढ़ा है, लेकिन वो एक लो बेस पर है। भारत अभी भी मतलब जस्ट अभी पहुंचा है टॉप 10 कृषि निर्यातकों में, अभी भी 9वें स्थान पर है। तो कृषि निर्यात में वो एक ऐसी संभावना है जो इस देश में पूरे एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ा सकती है। उसी का फायदा फिर अंततः किसानों को भी मिलेगा। जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है, उसका रास्ता आपको कृषि निर्यात से खुलेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो खान साहब ने कही कि आपको उत्पादन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब आप जितना अनाज अभी उगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 10% उससे ज्यादा उगाना शुरू कर दें तो किसानों की आमदनी उससे बढ़ जाएगी, वैसा नहीं होगा। तो फिर रास्ता क्या है? जब आप मात्रा बढ़ा करके आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो फिर क्या रास्ता है? फिर रास्ता है वैल्यू एडिशन का। और वैल्यू एडिशन करने पर ही आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी ज्यादा प्रभावी हो सकेंगे, ज्यादा दमदार तरीके से उतर सकेंगे। जी क्योंकि राजीव जी, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी जरूरत जी मैं आपको रोक रहा हूँ राजीव जी, इसलिए कि हमारा समय बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है इस सेगमेंट के लिए, लेकिन इस सेगमेंट की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मंडी.com में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछली कुछ तिमाहियों में देखे गए विकास की, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भारतीय कृषि क्षेत्र में विकास दिखा है, खास तौर से ऐसे समय में जिस समय दूसरे तमाम सेक्टर्स ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया, कहा जाए तो नकारात्मक वृद्धि दर उनमें देखी गई उस समय, तो उसका कारण क्या है? क्या वास्तव में कुछ बुनियादी बदलाव भारतीय कृषि क्षेत्र में ऐसे रहे हैं जिसके कारण इस तरह का प्रदर्शन इस क्षेत्र ने दिखाया है? हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एमजे खान, इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन, और राजीव रंजन झा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। डॉक्टर खान, इसका मतलब हम क्या ये मान सकते हैं कि जो बहुत लंबे समय से जो चीजें आप बता रहे हैं, जो बुनियादी बदलाव बतला रहे हैं आप, वो काफी उम्मीद दे रहे हैं, वो बदलाव जानना समझना, लेकिन क्या जो अभी राजीव कह रहे थे कि 1 से 4% का एक रेंज बना हुआ है जिसमें कि इस बार हमने 3.5% के आसपास ग्रोथ देखा, क्या ये जो बुनियादी बदलाव दिखे हैं या हो रहे हैं, इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 साल में हम इस रेंज को तोड़ के इससे ऊपर कहीं 6%, 7%, 8% ग्रोथ रेट तक जा सकते हैं एग्रीकल्चर में? मुझे लगता है कि अगर जा भी सकते हैं तो शायद जरूरत नहीं है। क्यों? एक्सेस प्रोडक्शन होगा, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर में, जैसे एग्री एंटरप्रेन्योर्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है, जो अपने क्षेत्र के किसानों को एक जो एग्री एंटरप्रेन्योर है, जिसको हम ACABC का नाम देते हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स,
इसका कोई 15,000 प्लस का नेटवर्क बन गया है देश में, और ये 1,000 से लेकर 2,000 3,000 किसानों को सर्व करते हैं। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा जहाँ इनोवेशन आ रहा है वो एग्री स्टार्टअप्स में आ रहा है। पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट 1,000 से 1,200 के बीच जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इंडिया में है, 97-98% वो इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नहीं है। तो जब माइंड्स आउटसाइड सेक्टर के आने लगते हैं उस सेक्टर में, तो इनोवेशन कहीं ज़्यादा तेज हो जाती है कि अगर हम एग्रीकल्चर पढ़े हैं, हम एग्रीकल्चर की बात उतना असर नहीं है जितना नॉन एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले, तो वो बहुत खुले दिमाग से आता है, इनोवेशन वहाँ पे आता है। लेकिन 2 चीज़ें इसमें देखने, एक, हम लोग जो प्रोडक्शन सेंट्रिक अब तक रहे हैं, प्रोडक्शन सेंट्रिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को पोस्ट प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने की मेहनत के बाद आज भी अगर किसान 1 रुपया कमा पाता है तो व्यापारी 4 घंटे के हिसाब किताब से 4 रुपये कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं उसमें फार्मर्स का शेयर बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए ये जो 3 लेजिस्लेशन से सरकार लेके आई, जो बिल्स एक्ट्स बने हैं, इनमें जो एनेबलिंग प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन के पोटेंशियल को बढ़ावा देते हैं। तो इनके प्रोविजन जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में किसानों को जो मिलना चाहिए उनका शेयर, जो नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रेड ओपन अप होगा तो सब बेनिफिट करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स, और जो प्राइमरी स्टेक होल्डर किसान है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जी राजीव जी, ये जो अभी बात डॉक्टर खान ने कही है, 3 लॉज जिन पर हमने काफ़ी चर्चा की और आखिरकार हमने उसे एक ठंडे बस्ते में जाते हुए देखा, खासतौर से जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाँ 6 महीने तक इसको अभी रोक के रखते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को और इन तमाम जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उनको आप नज़दीक से देखते रहे हैं, तो ये 3 लॉज के आने या न आने से आपको क्या लगता है, कितना फर्क पड़ने वाला है? डॉक्टर खान ने जो कहा है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये एक इनेबलर साबित हो सकते हैं? देखिए, कुंजी तो वहीं पर है, चाबी वहीं पर है क्षेत्र के विकास की, उसके बिना नहीं होने वाला है। इस बात को सरकार ने भी समझा और इसी वजह से ये 3 कानून बनाए गए। दुर्भाग्य की बात है कि वह राजनीति के चक्कर में फंस गया, और इससे पहले जो अभी तक वेस्टेड इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर प्रभावित हो रहा है। और इस वजह से, चूंकि वो राजनीतिक रूप से भी कुछ राज्यों में बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए ये सब कुछ घटनाक्रम जो हमें जो राजनीतिक किसान आंदोलन के नाम पे दिखी है, वो इस रूप में आई है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक आप कृषि क्षेत्र को एक स्वतंत्र बाजार के रूप में विकसित नहीं करेंगे और उसमें नए आइडियाज के साथ, नई तकनीक के साथ, नई पूंजी के साथ आप दूसरे लोगों को जो अभी इस क्षेत्र में नहीं है उनको आने नहीं देंगे, तब तक इस क्षेत्र का भला नहीं होने वाला है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कृषि निर्यात ही हमारा है, उसमें 15% से कम हिस्सा है आपकी हाई वैल्यू चीजों का या वैल्यू एडेड चीजों का। आप बेसिक चीजें निर्यात करते हैं, आप अनाज उगाते हैं, निर्यात कर देते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आप चावल निर्यात नहीं कर रहे हैं, आप तो देश का पानी निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी लगता है धान उगाने में और चावल बनाने में, और इसलिए आप अनाज नहीं, आप देश का पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि संगठित पूंजी इस क्षेत्र में आए, और उसका रास्ता इन नए कानूनों से ही खुलने वाला है। चलिए, ये दोनों ही हमारे मेहमानों का ये मानना है कि पोस्ट प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और तभी वास्तव में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हालांकि सवाल अभी भी ये है कि जब 100% FDI को अनुमति मिल चुकी है, तो अभी और क्या इसमें अवरोध हैं? हालांकि समय अब मंडी.com में हमारे पास आज के लिए नहीं बचा है, और मैं बार बार ये पहले भी मैंने कहा कि हमारे दोनों मेहमानों ने आज जो विषय उठाए हैं और जो बातें कही हैं, उनसे दरअसल कई और ऐसी चर्चाओं का एक मसाला उनसे तैयार हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि इन विषयों पर भी आगे हम चर्चा अपने कार्यक्रम में करें। लेकिन फिलहाल मंडी.com में हो गया है वक्त अब आज विदा लेने का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन झा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, और डॉक्टर MJ खान, चेयरमैन ICFA इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो हमारे साथ कार्यक्रम में आज जुड़े थे और जिन्होंने भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़े कई छोटे छोटे ऐसे विषय जो आमतौर पे मुख्य मीडिया का हिस्सा की चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, उन पर हमारा ध्यान भी आकर्षित किया, उनके बारे में जानकारी भी दी। लेकिन ये ऐसे विषय हैं जिन पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है, जो हम कोशिश करेंगे कि आगे अपने इसी कार्यक्रम में हम उन पर भी चर्चा करें। लेकिन फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, क्योंकि DD किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। मंडी.com के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस